एक रीसेंट स्टडी हुई थी जिसमें एस्टिमेट हुआ था कि इन द कमिंग 3 इयर्स 11.6 मिलियन जॉब्स बढ़ जाएंगी डेटा मार्केट में। तो मैं नहीं बोलूँगी फर्स्ट ईयर में मैं बहुत चिल मारती थी। कितना तक कमा सकते हैं इसके अंदर? एक एवरेज क्या पैकेज होता है डेटा एनालिस्ट के अंदर, या फिर बिजनेस एनालिस्ट, या फिर एनालिटिक्स रोल्स इन जनरल, इनकी बात करिए अगर? कोई ये चीज़ बोलता नहीं है, बट सब लोग कैट प्रिपरेशन के हिसाब से ही प्लेसमेंट में बैठ रहे होते। तो उनने इंडिया से हायरिंग नहीं की थी। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय दे हायर। 50 जगह अप्लाई करोगे तो उनमें से 5 या 6 लोग आपके पास वापस आएंगे, जिसमें से 2 या 3 अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप कन्वर्ट कर लोगे। सो गाइस, अनुज हियर, और आज हमारे साथ हैं अपूर्वा। शी इज माय कॉलेज फ्रेंड। 2015 से 2023 तक 8 साल हो गए अभी तक हमें साथ में। तो 716 रोल नंबर मेरा था सेम क्लास के, 718 इनका था, तो साथ में काफ़ी चीटिंग्स वगैरह हमने करी है, ठीक है। तो आज लेकिन अपूर्वा एक असिस्टेंट मैनेजर है इन मेक माई ट्रिप, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी ऐप है, ठीक है। तो आज ये हमें काफ़ी सारी चीज़ बता सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के अराउंड बताएंगे, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिटिस्ट, इन सब के अराउंड कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ों के थ्रू होकर जा रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल अपूर्वा। थैंक यू। तो आप बताइए अपने बारे में कि हमें पता है कॉलेज तो हमने बता दिया, NSIT से हमने स्टार्ट किया था। मैं भी NSIT का हूँ, ये भी NSIT की है। उसके बाद आपकी पहली जॉब कहाँ लगी थी और अभी आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा एक बार करियर जर्नी बता दीजिए। मेरी फर्स्ट जॉब EXL सर्विस नाम की एक एनालिटिक्स फर्म में थी। वहाँ मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने EXL का ही एक क्लाइंट था, लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस, वहाँ पर 2.5 ईयर्स के लिए काम किया। एंड उसके बाद मेरी थर्ड जॉब है मेक माई ट्रिप में, जहाँ पर मैं असिस्टेंट मैनेजर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस हूँ। यहाँ पर अभी मुझे कुछ महीने ही हुए हैं एंड आई होप कि लंबा करियर चले यहाँ पे। तो अभी फिलहाल जैसे काफ़ी सारे लोगों के ना कंसर्न आते हैं कि भैया डेटा एनालिटिक्स वगैरह के अंदर जॉब रहेंगी क्या, या फिर जैसे अभी चैट GPT वगैरह आ रहा है तो लग रहा है कि मार्केट में जॉब जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर कौन सी जॉब्स जाएंगी, कौन सी जॉब्स आएंगी, नई जॉब्स। मैंने सुना है ऐसा कि बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं आने वाले 5 सालों के अंदर, राइट। खासकर डेटा से रिलेटेड जितनी जॉब्स है। तो पहली बात तो ये है कि चैट GPT अपने आप में ही एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट का रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने बनाया दे वर डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स। तो आई वुड से द टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग द जॉब्स इज़ ऑल्सो अ डेटा टेक्नोलॉजी। तो आई वुड से कि जो इस टाइप की जॉब्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है, जैसे डेटा एंट्री है ना, या फिर कुछ इस टाइप की जॉब्स जो कि इजीली ऑटोमेट हो सकती हैं, दोज जॉब्स विल सर्टेनली बी रिप्लेस्ड। जैसे बार बार SQL क्वेरी वगैरह रन कर रही बिल्कुल, है, राइट राइट। तो SQL क्वेरी रन करने वाली जॉब्स को भी मतलब कह सकते हैं। SQL क्वेरी क्रिएट करने की जॉब देखो नहीं जाएगी, बट डेफिनेटली जो सेम चीज़ को बार बार अगर आप प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हो तो उसको ईजिली हम AI से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड कि जो आपके पहले जॉब्स होते थे कस्टमर सपोर्ट वाले, वो AI से रिप्लेस किए जा रहे हैं, राइट। तो वाइल एक सेट ऑफ जॉब्स कम हो रही हैं, देयर इज़ अ न्यू सेट ऑफ जॉब्स दैट्स इमर्जिंग। तो जो लोग ये ऑटोमेट करने वाला या जो चैट GPT जैसे सिस्टम्स बनाने वाला काम करते हैं, दोज आर ऑल्सो डेटा साइंटिस्ट्स। तो आई वुड से कि डेटा साइंस जॉब्स की कभी कमी नहीं पड़ेगी मार्केट में। इट्स द न्यू एंड अपकमिंग थिंग। तो वाइल सॉफ्टवेयर जॉब्स माइट बी सैचुरेटेड इन द मार्केट टुडे, डेटा जॉब्स आर इन एंड दैट ट्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इन द नियर फ्यूचर। तो अगर हम बात करें 5 साल बाद की जॉब कितनी रहेंगी मार्केट के अंदर, अभी मार्केट में जॉब है नहीं, या फिर क्या रहेगा ट्रेंड, तो उसके बारे में क्या लगता है? अभी तो आई थिंक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है एंड इन द कमिंग टाइम्स भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। एक रीसेंट स्टडी हुई थी जिसमें एस्टिमेट हुआ था कि इन द कमिंग 3 इयर्स 11.6 मिलियन जॉब्स बढ़ जाएंगी डेटा मार्केट में। तो जैसे कि आपके पास कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, तो उसके अंदर IT जॉब ज्यादातर लोग चूज करते हैं, लेकिन आपने बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इसके अंदर आपने अपना करियर चूज करा। हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन है कि हम IT पढ़ रहे थे, हम साथ में कोडिंग कर रहे थे, हमारा मेजर प्रोजेक्ट भी साथ में था। खैर उसमें ऐसा था कि थीसिस वगैरह इन्होंने बनाई थी, लेकिन प्रैक्टिकल हमने किया था, ठीक है। मैं और अभिषेक मिलकर प्रैक्टिकल करते थे। तो आपने मतलब ट्रांजिशन कैसे करा? हाँ, मतलब टेक टू नॉन टेक। सो एक चीज़ मैं पहले तो बोलना चाहूँगी कि आई डोंट थिंक डेटा साइंस इज एंटायरली नॉन टेक। मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी देर इज़ a certain tech skill set that is required, but हाँ, it is very different from the traditional software jobs that we had on campus. अब झूठ तो मैं नहीं बोलूँगी, फर्स्ट ईयर में मैं बहुत चिल मारती थी। सेकेंड ईयर में मेरे सब फ्रेंड्स ने बोला, एक ट्रेंड आया था कि सब कोडिंग की कुछ क्लासेस ज्वाइन करते थे, तो मैंने भी वो क्लासेस ज्वाइन की थी। और मैं इनफैक्ट द्वारका से पीतमपुरा तक रोज़ ट्रैवल करती थी उन क्लासेस के लिए। बट द गुड थिंग इज़ कि वो क्लासेस 2 महीने अटेंड करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई एन्जॉय। मतलब मैं कर लूँगी ये चीज़,
कि हाँ सब कर रहे हैं या मुझे जॉब लगवानी है तो मैं कर लूँगी, बट इट इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय करियर। तो इसी चक्कर में फिर मेरी इंट्रोडक्शन हुई एनालिटिक्स से 3rd ईयर में, एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये एक चीज़ है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। बिजनेस केसेस सॉल्व करना, हाउ बिजनेसेस वर्क, एनालिटिक्स कैसे काम करता है, डेटा को लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो मेरे को उस टाइम पे समझ आया कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एंड इट हैड अ लॉट ऑफ स्कोप इन इट। बढ़िया बढ़िया। सिमिलरली शिवम के साथ भी ऐसा ही मेरे कुछ हुआ साथ भी ऐसा ही है है। यार। शिवम अपनी जॉब का बता रहा हूँ उनको, तो- ये सामने आ रखा है क्या? एक सेकंड, ये हाँ आप बता। तो मेरे साथ भी यार ऐसे ही था कि जब मैं अपना पहले मैंने भी कोडिंग करी थी, डीएसए वगैरह मैंने काफ़ी ग्राइंड करी 1-2 साल तक अपने कॉलेज के, लेकिन फिर मेरी इंटर्नशिप लगी सैमसंग के अंदर। उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने समझ गया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। इसका एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप में एप्टीट्यूड नहीं है इसलिए आप कोडिंग नहीं कर पा रहे हो, आप में वो स्किल नहीं है। इट्स जस्ट कि एवरीवन्स ब्रेन इज़ डिफरेंट। कई लोगों को एक चीज़ इंटरेस्ट करती है, कई लोगों को दूसरी चीज़ इंटरेस्ट करती है, और जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है चीज़ में वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं उसमें। तो इट सिंपली बॉइल्स डाउन टू कि जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है उसमें आप अपना पूरा एफर्ट मारोगे ही नहीं, एंड हेंस यू विल नॉट डू वेल एट इट। ठीक है, तो आपने EXL में काम किया, वहाँ पे किस तरह का काम था, क्या काम करते थे आप डेली बेसिस के ऊपर? उसके बाद आपने स्विच करने का डिसीजन क्यों लिया और कैसे लिया? तो EXL में मैंने 1 ईयर प्लस काम किया। EXL में मेनली द गुड थिंग इज़ कि उनके बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, एंड द प्रोजेक्ट्स दैट दे वर्क ऑन आर कोर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स। तो इन द बिगिनिंग आई वर्क फॉर अ US बेस्ड बैंक, जहाँ पर वी यूज टू वर्क ऑन मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स फॉर द बैंक। तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स बनाते थे हम फॉर एवरी यूज़र। तो दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग। तो वहाँ से मुझे SAS का, पाइथन का, थोड़ी बहुत R का और मशीन लर्निंग का एक्सपोजर मिला। देन उसके बाद जो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था दैट वाज मोर ऑन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, बट दैट वाज अ रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। उसमें मैं बस मोस्टली MIS बनाती थी, एंड जो सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम थे वो उस डेटा को यूज़ करके बिजनेस डिसीजंस लेते थे उस बैंक के लिए। SQL से आई यूज़ टू पुल डेटा, एंड देन उसका मैं एक्सेल में छोटा मोटा एनालिसिस करके आई यूज़ टू प्रोवाइड इट टू माय सीनियर्स हु यूज़ टू मेक पॉलिसीज बेस्ड ऑन दैट अकॉर्डिंगली। तो आपने ये स्विच कैसे करा, मतलब आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जब आप फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब के ना स्विच कर रही थी? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ये रियलाइजेशन कैसे हुआ कि आई नीड टू स्विच। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर डूइंग रिपोर्टिंग फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये जो स्किल है ना ये मेरे को आ गया है। मुझे आ गया है कि SQL से डेटा कैसे पुल करना है, उसको एक्सेल में एनालिसिस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर मुझे लगने लगा था कि मेरी लर्निंग सैचुरेट हो गई है, अब इसमें कोई नया स्किल डेवलपमेंट का मुझे चांस लग नहीं रहा है, एंड वहाँ पे मुझे रोल चेंज का भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था। एंड सिंस मुझे 1 ही साल हुआ था तो मेरा प्रमोशन वगैरह भी काफ़ी दूर थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड अप्लाइंग आउटसाइड। तो मेरा मेन मोटिवेशन तो यही था कि एक तो स्किल अप स्किल नहीं हो रहा है, सेकेंडली फिर पैसे भी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रमोशन भी दूर है, तो उस टाइम पे मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा स्विच कर जाने का। फिर मैंने कई सारी साइट्स पे अप्लाई किया। वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट्स इज़ IIM Jobs, IIM Jobs, IIMjobs.com। ये मैं भी रिकमेंड करता हूँ लोगों इसके को। ऊपर अगर डेटा के राउंड मिलते हैं कि मेरे को लग रहा है इसके ऊपर प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह के रोल्स मिलते हैं। इसमें हर टाइप के रोल्स मिलते हैं इसमें, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर रोल्स नहीं मिलेंगे। नॉन तो टेक रोल्स के लिए भी। हाँ, तो आप इसको कंसल्टिंग रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, प्रोक्योरमेंट रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एनालिटिक्स रोल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, सेल्स रोल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था बहुत सारी जगहों पे, नौकरी पे अप्लाई किया था मैंने बहुत सारी जगहों पे, बट क्वाइट फ्रैंकली आज तक मुझे जितने भी ऑफ़र्स आए हैं अदर दैन द प्लेसेस आई वर्क, मैंने बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है एंड जॉब ऑफ़र्स आए हैं, वो सब मुझे तो IIM Jobs के ही थ्रू आए थे। तो देर आर पीपल हु रेकमेंड नौकरी, एंड मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको वहाँ से आया, बट फॉर मी पर्सनली दिस वर्क्स बेस्ट। ठीक है, तो अब उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम इस वेबसाइट का, लेकिन मुझे लगता है अंडररेटेड वेबसाइट है एक्चुअली। इट्स अ वेरी अंडररेटेड वेबसाइट, एंड सिंस उस पर टारगेट ऑडियंस कम है, लोग कम जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन का चांस हायर रहता है। मुझे आप ज़्यादा हो जाने वाले हैं लेकिन सही है। तो उसके अंदर दूसरी जॉब जो थी आपकी थी म्यूचुअल लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस करके थी। दिस वाज अ क्लाइंट ऑफ EXL ओनली। ये एक US बेस्ड इंश्योरेंस फर्म है, इट्स अ Fortune 100 फर्म। तो वहाँ पर आई जॉइंड एज अ रिसर्च एनालिस्ट एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पर मैं IT सर्विसेज वाली साइड पे काम करती थी। इट वाज मोर ऑफ अ बिजनेस इंटेलिजेंस रोल, इट वाज नॉट अ रिसर्च रोल। उसका नाम था रिसर्च एनालिस्ट, बट आफ्टर अ वाइल सिंस आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय हायर्ड फ्रॉम इंडिया फॉर दिस ग्लोबल रोल, या तो उनने इंडिया से हायरिंग नहीं की थी, आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय दे हायर्ड फ्रॉम इंडिया।
तो वहाँ पर ये था कि आई वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू सीनियर डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स। तो द गुड थिंग वॉज कि आई हैड अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी एंड उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता था टू सॉर्ट ऑफ गाइड माई करियर इन द डायरेक्शन आई वॉन्ट। उसके बाद वहाँ पर मोस्टली जो मैं यूज़ करती थी टूल्स वो थे एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, पावर BI। तो दैट वे 2 years में मेरा एनालिटिक्स स्किल सेट काफ़ी ब्रॉड हो गया था। SQL, SAS, पाइथन और साथ में पावर BI विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन टूल, उसका मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो मतलब ये कह सकते हैं कि डेटा एनालिस्ट के अंदर आपको अगर ऊपर जाना है, प्रमोशन वगैरह चाहिए, तो आपको बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। देर आर 2 ways ऑफ गोइंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल। टेक में ऐसा होता है कि SD1 बनते हो आप, उसमें आप कोडिंग काम करते हो। SD2 बनते हो, उसमें थोड़ा सा आपको आर्किटेक्चरल टाइप का काम आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप SD3 बनते हो, उसके बाद आपको 2 डायरेक्शंस मिलती हैं। एक होता है कि आप इंजीनियरिंग मैनेजर वाली साइड जाओगे, विच इज़ द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, एंड दूसरा होता है कि आप प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली साइड जाओगे, जहाँ पर आप प्रॉपर टेक काम ही कर रहे होते हो। तो आई थिंक कि हर इंसान को अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से ये डिसीजन लेना चाहिए। सिमिलरली डेटा में भी 2 रूट्स होते हैं। एक होता है कि यू एंटर द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, आप बिज़नेस को समझना शुरू करिए कि ये बिज़नेस कैसे ऑपरेट करता है, आप बिज़नेस नॉलेज गेन कर लीजिए एंड देन आप बिज़नेस साइड में ऊपर चलते जाइए, ठीक है। एंड सिंस आप एक एनालिटिक्स पर्सन है, आपको रेवेन्यू का, नंबर्स का इतना अच्छा आइडिया होता है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंसेस फॉर देम। एंड हर रोल पे डेटा तो किसी लेवल पे यूज़ होता ही है। एक्सेल तो आप मिनिमम यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स के लिए मूविंग अप द लैडर इज़ ईजियर। द अदर वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज़ कि आप एक अपना डेटा का ही स्किल सेट इम्प्रूव करें। आप पाइथन सीखें, R सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Data सीखें, scientist की NLP side। सीखें, और फिर टेक्नोलॉजीज के अंदर ज़्यादा जाएं, बिजनेस के अंदर कम रहें। हाँ, आप अपना टेक स्किल सेट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। फिर आप ऊपर जा सकते हैं, डेटा इंजीनियर रोल्स पे जा सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट रोल्स पे जा सकते हो, फिर आप चीफ डेटा इंजीनियर या चीफ डेटा ऑफिसर, इस टाइप के आपके लिए रोल्स ओपन हो जाते हैं फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन। ठीक है। और अगर बिजनेस साइड में जाना है तो क्या क्या होते हैं हमारे पास? बिजनेस साइड में जब आप जाते हैं तो यू विल मूव ऑन टू अ मैनेजर, देन यू विल प्रॉबेबली मूव ऑन टू अ डायरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर, जैसे हमारे MMT में है, साउथ वाला एक सेक्शन है एंड नॉर्थ वाला एक सेक्शन है, उसमें होटल्स, फ्लाइट्स, ऐसे ऐसे आप हर एक डोमेन के एक एक डायरेक्टर हैं। देन यू कैन मूव ऑन टू वाइस प्रेसिडेंट, then you can move on to chief business officer and roles like that. I'm a assistant manager of business intelligence. तो for now जो मेरा current role है, that is 80% analytics and using analytics to grow the business. तो basically I crunch numbers, I see कि कहाँ पर ग्रोथ का स्कोप है, कैसे हम MMT का रेवेन्यू, ओवरऑल रूम नाइट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो आपने इतनी सारी कंपनीज के अंदर अप्लाई किया और जॉब भी पाई है मल्टीपल कंपनीज के अंदर, तो आप बता सकते हैं जैसे कि मल्टीपल कंपनीज के अंदर एनालिटिक्स रोल के अंदर इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग राउंड्स के अंदर क्या क्या पूछते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करना था, वो खैर बाद में पूछेंगे। पहले बताओ कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है हर एक कंपनी के अंदर। शुरू में ना मैं कांस्टेंट जॉब हंट पे होती थी, तो कोई ऐसा टाइम नहीं होता था जब मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू नहीं कर रही होती थी, और फिर हो भी जाता था तो मैं जाती ही नहीं थी। बट जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस मैं इंटरव्यूज़ देती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो उसमें यूजुअली 3 राउंड्स होते हैं, 3 होंगे या 2 होंगे, 2 इंटरव्यू राउंड्स एंड 1 एप्टीट्यूड टेस्ट मान लो मोस्टली। उसके बाद एक HR राउंड को एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो वो ले लेते हैं, बट यूजुअली इंटरव्यूज 2 से 3 के बीच। इंटरव्यूज के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग? इंटरव्यूज के अंदर बेसिकली एक राउंड तो होता है जिसमें वो आपका CV पूछता है आपसे कि आपने ये, दे वांट टू चेक कि आपने सही में वो काम किया है या आप बस ऐसे ही बोल रहे हो, ब्लफ कर रहे हो। तो उसमें वो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आप एक्सपीरियंस है आपका, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या स्किल सेट है, और जो आप बोल रहे हो कि आपने करा है या जो आप क्लेम कर रहे हो कि आपने करा है उसमें आपका कितना अच्छा वेल वर्स्ड हो आप। फिर एक राउंड होता है जिसमें वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं दोबारा। उसमें वो आपसे गेस्टिमेट्स पूछेंगे, केस स्टडीज़ पूछेंगे, पजल्स पूछेंगे, क्विक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पूछ लेंगे या क्विक मैथ्स, मेंटल मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और फिर एक तीसरा राउंड होता है, HR राउंड होता है। उसमें बेसिकली HR आपसे आपके जनरल HR क्वेश्चंस पूछता है कि आप क्यों ये जॉब करना चाहते हो, आप 5 साल में कहाँ देखते हो अपने आप को, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, व्हाट मेक्स यू गुड फिट फॉर दिस रोल एंड सो ऑन।
ठीक है, तो मोस्टली सभी कंपनी एनालिटिक्स कंपनीज के अंदर इसी टाइप के राउंड हो रहे हाँ, और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता और जब आप बिजनेस के रोल के अंदर मूव करने गए थे तब भी सिमिलर स्ट्रक्चर था या कुछ और? है। अभी तक तो सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहा है, मेक माई ट्रिप में भी यही था। अगर गैस किया जाए तो कितने कंपनीज ये इंटरव्यूज दे चुके हैं अभी तक, अगर एक आइडिया लगाओ तो? दिसंबर में मैंने 2 दिए थे, जिसमें से एक मेक माई ट्रिप था। उसके पहले मैंने पिछले साल में 4 या 5 ऑफर्स आए थे मेरे पास, बट मैं कंफर्टेबल थी अपने रोल में एंड मुझे लग रहा था कि मैं इतनी क्विकली स्विच करूँगी तो मेरी लर्निंग मिस हो जाएगी। तो पिछले साल 4 या 5 ऑफर्स थे मेरे पास। ये सिर्फ ऑफर्स थे, राइट? ऑफर्स, कन्वर्टेड ऑफर्स। कन्वर्टेड ऑफर्स थे, तो अप्लाई तो ज़्यादा नहीं होगा। अप्लाई तो ऐसा होता है कि आप 50 जगह अप्लाई करोगे तो उनमें से 5 या 6 लोग आपके पास वापस आएंगे, जिसमें से 2 या 3 अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप कन्वर्ट कर लो। राइट, तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें अप्लाई करते रहना चाहिए। ज़्यादा जगहों पे हाथ पर मारोगे तो वहाँ से सक्सेस। मैं तो ब्लाइंडली अप्लाई करती जाती हूँ, जो मुझे अपने प्रोफाइल का फिट दिखता है मैं अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है। मतलब ये भी नहीं करते कि बिल्कुल मैं जाने ही नहीं वाली हूँ फिर भी, बट जहाँ भी मुझे थोड़ा भी स्कोप लगता है मैं वहाँ अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो प्रिपेयर कैसे करा आपने इन इंटरव्यूज के लिए? एक चीज़ जो मैंने मतलब अब तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट पहले जो शुरू में मैंने फर्स्ट 2 इयर्स किया वो ये था कि मैं कांस्टेंट प्रिपरेशन पे रहती थी। पहले तो मैं मार्केट का एनालिसिस करती थी कि किस टाइप की जॉब्स डिमांड में है, उनमें क्या क्या स्किल सेट मांगी जाती है, और फिर मैं देख लेती थी कि मोस्टली मैंने फिगर आउट कर लिया था मैक्सिमम जॉब्स में SQL, पाइथन, SAS अगर बैंकिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड जॉब है तो उसमें, और थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग से बोनस आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं प्रिपरेशन ऐसी ही करती थी कि हर रोज़ मैं 5-10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी रैंडम मिक्स में से उठा के, कि आज ये टॉपिक के 5 कर लिए, इस टॉपिक के 5 कर लिए, ऐसे करके। तो उससे मेरा एप्टीट्यूड ऑन पॉइंट रहता था। SQL के मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेती थी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैं रिवाइज़ करती रहती थी। एंड उसके अलावा पाइथन में भी बेसिक सिंटैक्स वगैरह के मैंने नोट्स बना लिए थे एंड आई वाज वेल प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स। एंड सिंस मैं ये इंटरव्यू प्रोसेस पूरा साल चलाती रहती थी तो कोई ऐसा टाइम नहीं होता था जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं होती थी, जस्ट टू स्टे इन टच विद व्हाट्स गोइंग ऑन द मार्केट एंड अपना स्किल लेवल उस पॉइंट पे रखना कि पीपल वांट टू हायर मी। अच्छा, तो आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करे इस प्रिपरेशन के दौरान? आपने जैसे बताया कि एप्टीट्यूड वगैरह के लिए, और अब सिंस मैं वर्किंग थी एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं बैठ के पूरा अच्छे से प्रिपेयर करूं, तो मैं रोज़ एक एक टॉपिक उठा लेती थी। इंडिया बिट्स मेरा एप्टीट्यूड का सोर्स था जिसमें से मैं एक आधा टॉपिक उठा के कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। SQL के लिए मैंने क्या करा था कि मैंने जब पहले पढ़ा था तो मैंने नोट्स बना लिए थे, तो मैं नोट्स को रिवाइज़ करती थी और क्वेश्चंस मुझे पता था कि ये लोग ये पूछने वाले हैं या इंटरव्यूज़ में किस तरह की चीज़ें पूछते हैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती थी। पाइथन में भी वही मैं करती थी कि डेटा साइंस में किस किस चीज़ का यूज़ होता है, किस किस लाइब्रेरी का यूज़ होता है, किस किस फंक्शन का यूज़ होता है, उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लेती थी एंड बेसिक सिंटैक्स, लूप्स वगैरह, बेसिक पाइथन नॉलेज अपनी ब्रश अप करती रहती थी। ठीक है, तो ये तो था जब आप जब कंपनी में काम कर रहे थे। कॉलेज में किस टाइप की प्रिपरेशन थी और वहाँ पर कौन से रिसोर्स फॉलो करते थे? टू कोई बी बुक्स वगैरह? ऑनेस्ट मैंने सेम प्रिपरेशन कॉलेज में भी रखी है, बट इट्स जस्ट मुझे याद आ रहा है लाइब्रेरी के अंदर तो इतनी मोटी बुक लेके बैठी होती थी वो कौन सी बुक थी? तो कॉलेज में ऐसा था कि कंपटीशन वाज वेरी टफ, क्योंकि सारे मैकेनिकल वाले बच्चे, MPA वाले बच्चे, IC वाले बच्चे, EC वाले बच्चे, IT वाले बच्चे, सब compete करते हैं नॉन टेक जॉब्स के लिए। टेक में क्या होता है, CS वाले, IT वाले, EC वाले ही बैठते हैं एंड नंबर ऑफ कंपनीज कमिंग इज हायर। ठीक है, तो नॉन टेक में बच्चे इतने सारे हैं और जॉब्स इतनी सी हैं, तो आई न्यू कि कंपटीशन बहुत टफ है। तो मैंने क्या करा था, मैंने कैट की बुक ले ली थी। कैट में क्योंकि एप्टीट्यूड यही आता है, वर्बल, लॉजिकल, क्वांट, तो उसके इजी टू मीडियम वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करती थी, लेवल 3 वाले हार्ड क्वेश्चंस में नहीं सॉल्व करती थी। अरुण शर्मा नाम की एक बुक थी, तो उसमें मैंने इंश्योर किया था कि एटलीस्ट मैंने पहले 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर के 2 बार निकाले हुए हैं। कैट क्या होता है जिनको नहीं पता उनके लिए? कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। MBA की जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो कैट होता है। तो साथ ही साथ अगर आप MBA में बैठना चाहते हो, MBA करना चाहते हो, तो वो आप उस प्रिपरेशन से आपका एक और डोर खुल जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो सीधा कैट के एग्जाम की तैयारी करके मतलब एकदम टॉप लेवल एग्जाम की तैयारी आई वॉज करके नॉट द ओनली वन, पता है, कोई ये चीज़ बोलता नहीं है, बट सब लोग कैट प्रिपरेशन के हिसाब से ही प्लेसमेंट में बैठ रहे होते हैं। तो उसका जो बेंचमार्क होता है ना, दैट इज़ ऑलरेडी वेरी हाई। तो अगर आप बिना किसी प्रिपरेशन के बैठ जाओगे सोच के कि नहीं मेरा तो एप्टीट्यूड अच्छा है, तो वो सब बच्चे इतनी स्पीड पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आप नहीं कम्पीट कर पाओगे। तो आपकी ये प्रिपरेशन का तो ये हो गया एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड के अंदर ये किया, फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अगर मेरे को अपनी स्किल्स शो करनी है या मैं कैसे प्रूव करूँगी कि मुझे ये सब आता है, जॉब मैं कर लूँगी। तो 3rd ईयर के अराउंड मैंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिए थे
एंड मैंने यही जो मैंने आपको बताया पाइथन सीक्वल ये सब मेरे को कॉलेज में फिगर आउट हो गया था कि ये सब इन डिमांड स्किल्स हैं, तो ये मैंने सीख लिए थे थर्ड ईयर में। एंड देन फिर मैंने जैसे मशीन लर्निंग स्किल शो करने के लिए मैंने कैगल पे से कुछ प्रोजेक्ट्स उठा के बना लिए, ठीक है। उनको फिर उनमें क्या उनका वो आ रहा है, एक्यूरेसी क्या आ रही है, प्रिसीजन क्या आ रहा है, इस तरह की चीज़ें मैंने आई वॉज़ वेल वर्स्ड इन इट। कौन सा मॉडल यूज़ किया है, कौन से मशीन लर्निंग मॉडल में इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इस यूज़ केस में आपने ये वाला क्यों यूज़ किया, इस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस तरह के मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स उठा लिए थे मशीन लर्निंग वाले, तो वहाँ मेरी मशीन लर्निंग और पाइथन स्किल शो हो रही थी। एंड कॉलेज में मैंने एक डेटाबेसेस का एक छोटा सा पेट प्रोजेक्ट कर लिया था, तो वहाँ मेरी सीक्वल स्किल मैं दिखा पा रही थी। तो ऐसे करके 3-4 मैंने वो कर लिए थे। तो तुमने वो रेज्यूमे में मेंशन किए थे उसके बाद प्रोजेक्ट? हाँ, रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होता है वर्किंग लोगों के लिए, फ्रेशर्स के लिए प्रोजेक्ट्स का सेक्शन होता है, उसमें मैंने पूरा ये मेंशन किया था। बढ़िया, अपना रेज्यूमे दे देना, यहाँ पे हम दिखा देंगे, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनका रेज्यूमे, ठीक है। आपका कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम हाइड कर देंगे, डोंट वरी। मेरा फर्स्ट रेज्यूमे और मेरा करंट रेज्यूमे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस टाइम नहीं था। एंड एक और चीज़ जो मैंने की थी, कोर्सेरा वगैरह के जो यूडेमी के सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मैं करती थी, तो दैट्स अ गुड ब्राउनी पॉइंट ऑन योर रेज्यूमे। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक जाएं अब थोड़ा सा कि ठीक है, ये हम बहुत सुनते आते हैं प्रोजेक्ट्स डालो और कोर्सेरा पे करो, स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ मैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किया था, कैगल पे से कौन सा उठाया था, अगर याद करके बता सको। डिटेल में मुझे याद नहीं है, 1-2 मुझे याद होंगी। एक था बैंक चर्न प्रॉब्लम थी एक, जिसमें कि हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई बैंक में कस्टमर है और वो क्रेडिट कार्ड लेता है तो या लोन लेता है, तो हाउ लाइकली इज़ ही टू डिफ़ॉल्ट। अच्छा, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट टाइप। क्रेडिट रिस्क असेसमेंट टाइप का था, तो दैट वाज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक और प्रोजेक्ट मैंने किया था, दैट वाज आई थिंक कि किसी को ट्यूमर है अगर, तो वो ट्यूमर बेनाइन है या कैंसरस है, तो दैट वाज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो उस तरह से मेजॉरिटी 2 मॉडल्स मैंने कवर कर लिए थे, और एक मैंने छोटा सा आई थिंक न्यूरल नेटवर्क्स का प्रोजेक्ट डाला था। इसके डेटा सेट आपको आराम से कैगल वेबसाइट पर मिल जाते हैं, राइट? आपने वही सोचा डेटा होगा। सेट इजीली मिल जाएगा, आपको करना कैसे उसके लिए भी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। बल्कि कैगल पे तो लोगों ने करके डाले होते हैं, आप उनका सिर्फ पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैंने वही किया था। टू स्टार्ट विद ये सब हमारे कॉलेज में नहीं सिखाया था उस टाइम, तो मैं साइड में बैठ के मतलब यूट्यूब वीडियोस से सीखती थी, ठीक है। फ्री कोर्सेज वगैरह जो होते थे या जो थोड़े सस्ते कोर्सेज होते थे उनसे मैं सीख लेती थी, एंड देन फिर उनको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती थी कैगल डेटा सेट्स पे। एंड फिर मैं जो उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है या जो उस पर हाईएस्ट रेटेड सोल्यूशन है उससे कंपेयर करती थी कि व्हाट हैज़ ही डन डिफरेंटली, तो वहाँ पर आप अपना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ पेड सर्टिफिकेशंस जो होते हैं इसमें कुछ रेलेवेंट होते हैं, कुछ बढ़िया सर्टिफिकेशन आते हैं इसके? सो आई विल से कि जहाँ पर भी सिंस आप मोस्टली पीपल आर फ्रेशर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा सम ऑफ मनी तो नहीं उसमें वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ का एडवांटेज ये होता है कि वो आपको एक डायरेक्शनल लर्निंग पाथ दे देते हैं। जब आप नए होते हो तब आपको नहीं पता होता कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू गेट लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास एक वेल डायरेक्टेड कोर्स होता है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो आप एक वेल डिफाइंड टाइम में वो सब कवर कर लेते हो एंड यू आर गुड टू गो। मतलब सर्टिफिकेशन सीखने के लिए करो, रिज्यूमे के डालने के लिए मत करो, ऐसा। हाँ, सर्टिफिकेशन मत करो, कोई भी डायरेक्टेड कोर्स कर लो या कुछ ऐसा कर लो जिससे आप ऐसा ना हो कि आप 6 महीने तक पढ़े ही जा रहे हो और वो चीज़ आप 1 महीने में पढ़ सकते। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, मैं बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे को मतलब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी इस पर, तो आधा टाइम तो मेरा इसमें ही जाता था, दिस रिसोर्स दैट रिसोर्स। तो क्या होता है, कई बच्चे ना रिसोर्सेज फिगर आउट करने में इतने खो जाते हैं कि वो फिर और जो डेटा एनालिटिक्स के अराउंड मेरे को लगता है रिसोर्सेज ज्यादा है भी नहीं, YouTube पे गाइडेड पाथ वगैरह नहीं है। गाइडेड पाथ नहीं है, अलग अलग फैले बहुत सारे रिसोर्सेज। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि आप अगर न्यूरल नेट्स पढ़ रहे हो तो आपको कितनी डिटेल में पढ़ना है जॉब के लिए वो आपको नहीं पता है ना। आप जाके वो पूरा AI लेवल का पढ़ने लग गए जो साइंटिस्ट वगैरह को चाहिए होता है, एनालिस्ट लेवल पे नहीं चाहिए होता, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको उस इन्फॉर्मेशन के सी में खोना नहीं है, आपको एक राइट सोर्स पकड़ना है एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट थ्रू टिल द एंड। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी पैसे की बात कर लेते हैं। हमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि कितना तक कमा सकते हैं इसके अंदर, एक एवरेज क्या पैकेज होता है डेटा एनालिस्ट के अंदर या फिर बिजनेस एनालिस्ट या फिर एनालिटिक्स रोल्स इन जनरल, इनकी बात करिए अगर। मैं ये बोलूँगी कि अभी मार्केट बहुत नया है, तो स्टार्टिंग सैलरीज पे तो कैप है, लेकिन जो अपर लिमिट है ना वो आप नेगोशिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सैलरी।
तो स्टार्टिंग अ फ्यू इयर्स बैक इट वाज 5 to 6 LPA, ठीक है. बट आजकल क्या हुआ है कि देर वॉज अ ट्रेंड ऑफ द ग्रेट रेजिग्नेशन लास्ट ईयर, जिसकी वजह से एवरेज सैलरीज हैव इंक्रीज्ड. तो एक कंपनी थी जो हमारे टाइम पे ऑन कैंपस आई थी तो 5 LPA देती थी. रेजिग्नेशन, ग्रेट रेजिग्नेशन के बाद वो 10 LPA ऑफर करती है फॉर अ सिमिलर रोल. तो आई वुड से कि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट ट्रेंड फॉर ऑल कंपनीज, बट जनरली जितना लोग ऑफर करते थे उससे काफ़ी हायर सैलरीज अब मिल रही हैं एनालिटिक्स रोल्स में. तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 LPA इज़ अ गुड स्टार्ट. इतना इंजीनियर्स का नहीं होता है अगर आप एक ही जगह पे हो तो. इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती. एनालिटिक्स में स्कोप इतना ज़्यादा है ना, एक्चुअली फ्रेशर्स पे इतना वो नहीं होता, उतनी डिमांड फ्रेशर्स की जितनी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की है ना उससे कम है फ्रेशर्स की, क्योंकि फ्रेशर्स को ट्रेन करने का प्रेशर रहता है कंपनीज पे. बट एक बार आप घुस गए ना, उसके बाद फिर अपनी आप स्किल इम्प्रूव करते जाओ, कीप प्रूविंग योर स्किल, कीप स्विचिंग. मतलब आई डोंट रिकमेंड वेरी फ्रीक्वेंट स्विच, बट आपको एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा. आप इंटरव्यू में बता सकते हो उन्हें कि क्यों आपको एक हायर सैलरी मिलनी चाहिए. यू कैन प्रूव इट एज पर योर स्किल सेट, ठीक है. तो वो सैलरी नेगोशिएशंस में आ जाता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फिक्स्ड अमाउंट 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बढ़िया, ठीक है. तो एनालिटिक्स का फ्यूचर तो ब्राइट लग ही रहा है और मुझे लगता है कि आपको घुसना चाहिए शुरुआत में. शुरुआत के नंबर्स देके डिमोटिवेट मत हो. जैसे इन्होंने बताया 300% हाइक इस तरीके के आप लोग चाह रहे होते हो, ठीक है. तो काफ़ी ह्यूज नंबर होते हैं ये. डिमांड भी बढ़ रही है. डिमांड बढ़ रही है इसके साथ. तो थैंक यू सो मच अपूर्व ये सब बताने के लिए. हमें आप लोग लगो यार डेटा एनालिटिक्स के अंदर, पढ़ो चीज़ें जैसे इन्होंने बताया और काफ़ी सारी नॉलेज दिया आपने, ठीक है. तो उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच और या ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. एंड अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. ठीक है, इनका लिंक्डइन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. थैंक यू सो मच अपूर्व यार. थैंक यू. ओके. Bye-bye.